तो बेटा अभी तक हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स में क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स में देखा कि अगर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हम डाइलेक्ट्रिक्स को भर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। ओके, अब जैसा कि हमने बोला कि हम अगला आर्टिकल जो पढ़ने चल रहे हैं वो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम बोला करेंगे परावैद्युतांक। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी नॉलेज लिया है उसको जितनी भी चीज़ें, जो भी सिंबल हमने बनाए हैं उनको एक बार देखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि परावैद्युतांक किसको बोलते हैं। ओके, तो वी नो दैट, आपने अभी अभी देखा कि ई नॉट को हमने क्या माना हुआ था? ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया हुआ था, प्लेट्स लगाई, पॉजिटिव से नेगेटिव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, और इसी को हमने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी माना हुआ है। ओके, सो ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को बेटा हमने और क्या बोला? इसी को हमने बोला था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाइनली इसी को हमने नाम रखा है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी बच्चों ने अभी अभी देखा। ओके, इसी को ई एक्सटर्नल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने ई ओ मान लिया था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में था। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उसमें इंसर्ट कराया, उसमें लगाया, आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें पदार्थ के भीतर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। तो उसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं परावैद्युत पदार्थ को पीपीसी की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच भर देने से यह घट जाता है। यह घट जाता है मीन्स ई नॉट कम हो जाता है। और कितना हो जाता है? तो वो हमने माना हुआ था ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंबल्स तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ई ओ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला था। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, तुरंत उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और अब वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला वो ई नेट मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रेशियो होता है उसी को बेटा हम उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतांक कहते हैं। तो मैं यहाँ पर परावैद्युतांक को डिफाइन कर सकता हूँ। डेफिनिशन, ई ओ तथा ई नेट, दोनों सिंबल्स का मतलब हमने लिख भी दिया है और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी। ई ओ तथा ई नेट का अनुपात ही उस परावैद्युत
उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो ये बेटा देखें, ये जो EO और E नेट का रेशियो होगा ना, ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसे बेटा कैसे प्रदर्शित करते हैं? परावैद्युतांक को, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इट मीन्स K will be equal to E naught EO upon E net। EO ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये K का फॉर्मूला आपका बनेगा और इसे ही बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक हमको ये बताता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने से विद्युत क्षेत्र कितने गुना घट जाता है। आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ। किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, जिसे आपने कैसे प्रदर्शित किया है, परावैद्युतांक यह बताता है कि समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वह पदार्थ भर देने से विद्युत क्षेत्र में भर देने से विद्युत क्षेत्र कितने गुना कम हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कितने गुना घट जाता है या कितने गुना घट जाएगा, ये हमको परावैद्युतांक किसी भी परावैद्युत पदार्थ का बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अभी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैंने मान ली 10 है। एज एग्जाम्पल कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है। अब उसमें मैंने क्या किया, एक परावैद्युत पदार्थ ऐसा डाल दिया जिसका परावैद्युतांक है 2। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम उसमें उसको डालेंगे, प्लेट्स के बीच का जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने 10 माना वो घट जाएगा। कितने गुना घट जाएगा, तो क्योंकि उसका परावैद्युतांक 2 है तो 2 गुना कम हो जाएगा। 2 गुना कम हो जाएगा मीन्स अगर पहले 10 था तो अब 10/2 रह जाएगा। समझ में आया? मीन्स कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा केवल। तो इस तरह से हमको ये के या बताता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वह पदार्थ भर देने से विद्युत क्षेत्र कितने गुना घट जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो और भी देखें, फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर मैं ई नॉट का फॉर्मूला यहाँ से बनाना चाहूँ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा के इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसी को थोड़ा और कैलकुलेट अगर करना चाहें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें कि जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये K यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स E ओरिजिनल अपॉन K नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। आप देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से K गुना कम हो जाएगा, K गुना घट जाएगा। जितना भी उसका K होगा उसके रेशियो में ही जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो घट जाएगा अगर आप प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो। अब एक चीज यहां पर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं और अभी हमने किया भी है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। परावैद्युत पदार्थ भर देने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था। अगर E नेट इज लेस देन EO है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको अगर उधर भेज देंगे तो ये क्या वैल्यू मिलेगी, 1 इज लेस देन EO अपॉन E नेट। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैं चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन में 1 मान सकता हूँ, ओके। अब E नेट को मैंने उधर भेजा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इज लेस देन E ओरिजिनल अपॉन E नेट। और ध्यान से देखें बेटा, E ओरिजिनल अपॉन E नेट ही तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ EO अपॉन E नेट वी कैन राइट K। सो 1 is less than K or we can also write it as K is greater than 1। इससे हमको एक बात बेटा पता चली कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। हम चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, जिसे आपने K से लिखा है, सदैव 1 से अधिक होता है। तो इसको आप सभी याद रखेंगे। कभी भी कोई भी आपको बता दे कि, या कभी कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है उसमें लिखा होता है कि किसी भी पदार्थ को उन्होंने दिया और बोला कि इस पदार्थ का परावैद्युतांक हो सकता है, उन्होंने ऑप्शन में दिए 0.5, 0.7, 0.8, 1.2। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मीन्स these options are not possible because they all are less than 1। क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो 1 से ज़्यादा है, तो यही ऑप्शन हो सकता है और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि K की वैल्यू कोई भी मटेरियल हो उसके लिए हमेशा ही 1 से ज़्यादा होती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एयर और वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर एयर एंड फ्री स्पेस K विल बी ऑलवेज 1। K की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है बेटा, आपको याद रखना ये सारी चीज़ें कि किसी भी पदार्थ के लिए K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, और एयर या फ्री स्पेस अगर है तो उसके लिए K की वैल्यू हमेशा 1 होगी। K का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता किसी भी मटेरियल के लिए, ओके। अच्छा, अब ये जो K है, जैसे हमने पदार्थ को भरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो ये जो K होगा ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इफेक्ट करता है, किस तरह से प्रभावित करता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। और ये बहुत याद रखें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से K गुना
कम हो जाया करेगा मटेरियल को इंसर्ट करा देने से। ओके, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है, किस तरह से ये प्रभावित करेगा। अब हम इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डैश के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाउ डज के अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को के किस तरह से अफेक्ट करेगा, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं। आप ध्यान से देखें, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट पर हमने चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, और इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है। इसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, लेकिन क्योंकि दूसरी प्लेट तो आप जानते हैं कैपेसिटर की हम लोग अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं, इसका पूरा प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसका प्लस चार्ज अर्थ पे चला जाता है, या यूं कहें कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अभी इसकी प्लेट्स के बीच में क्या है, अभी इसकी प्लेट्स के बीच में एयर या फ्री स्पेस है। तो उस सिचुएशन पे कैपेसिटेंस क्या होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। तो जब पीपीसी की, हाँ ये भी मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल d के बराबर है। ओके, जब पीपीसी की प्लेट्स के बीच एयर या फ्री स्पेस है, तब धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम CO मान लेते हैं। आप सभी बच्चे याद रखें कि CO कैपेसिटेंस है समांतर प्लेट संधारित्र का, कब, जब उसकी प्लेट्स के बीच में एयर या फ्री स्पेस है। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है, या आप बड़ी आसानी से बेसिक फॉर्मूला Q/V होता है, Q का फॉर्मूला सिग्मा इंटू A/V का फॉर्मूला, क्योंकि अभी एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो इस समय जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, +2 माइनस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नोन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन यूज हियर EO मल्टीप्लाइड बाई D, और इसी का फॉर्मूला जब प्लेट्स के बीच में एयर फील्ड अप होती है उस समय का ही फॉर्मूला हमने सॉल्व करके निकाला था, ε0A/D। ओके, अच्छा, अब हमने मान लिया कि पीपीसी की प्लेट्स के बीच में हमने K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई
के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। हमने प्लेट्स के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मटेरियल भर दिया, तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उस समय इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस अब हम मान लेते हैं C डैश। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे CO भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, लेकिन जब प्लेट्स के बीच में एयर या फ्री स्पेस है। लेकिन जब प्लेट्स के बीच में हमने एक के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तब इसकी धारिता हमने मान ली है C डैश। तो ये शुरुआत का है और ये बाद में हमने इसकी प्लेट्स के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ये पूरा हमने इसको भर दिया है इस तरह से। ये एक मटेरियल हमने प्लेट्स के बीच में यहाँ पर भर दिया। ध्यान रहे, प्लेट्स के बीच में एक भी हिस्सा खाली नहीं है। ये प्लस चार्ज बना हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ तक नहीं लाया हूँ, अदरवाइज ये पूरे में भर गया है। आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। के परावैद्युतांक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल अब भी वही है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अब भी उतनी ही है, अर्थ से हमने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। और इस समय धारिता का क्या होगा? तो इस फॉर्मूले को बेटा ध्यान से देखें। इस फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो परावैद्युत पदार्थ भर देने से अब बदल गई होगी? सिग्मा बदल गया होगा, ए बदल गया होगा, ओ बदल गया होगा कि डी बदल गया होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि परावैद्युत पदार्थ को भर देने से समांतर प्लेट संधारित्र की बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो घट जाती है। और पदार्थ भर देने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं वो कितना लेते हैं? तो वो हम लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस सारी चीज़ों में से सिग्मा वही रहेगा, ए वही है उसका, EO की जगह पर अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? EO की जगह मुझे लेना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब मेटेरियल भर गया है। ना तो हम ओरिजिनल ले सकते हैं, ना हम केवल इंड्यूस्ड वाला ले सकते हैं, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेना पड़ेगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं, अभी अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप चाहें पेज को पलट के देखें, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया EO अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई डी। सो द वैल्यू ऑफ C डैश विल बी, के पलट के ऊपर आ जाएगा, के इंटू सिग्मा इंटू ए अपॉन EO इंटू डी। आप चाहें तो यहाँ पर और छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये EO क्या चीज़ है? प्लेट्स के बीच ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखें बेटा, ये प्लेट्स के बीच ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो, एक प्लेट नेगेटिव हो, तो उनके बीच की जो जगह है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। आपने कैलकुलेट किया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट चार्ज की प्लेट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। जब दोनों सेम चार्ज होते थे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता था, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी। ये कैलकुलेशन हम डिटेल में कर चुके हैं सब। आप जब चाहें पेज पलटें और अपनी पुरानी जो आपने नोट की हैं उनको देख सकते हैं। तो EO की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर C डैश विल बी इक्वल टू के सिग्मा इंटू A अपॉन EO विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आप ध्यान से देखिए, सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल कर दिया बेटा हमने।
ये नंबर पलट करके ऊपर आ जाएगा। सो सी डैश विल बी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखा आपने? तो आप एक चीज़ देखें कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एयर या फ्री स्पेस रखते हैं तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सी डैश है, सी डैश की वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है और ये केवल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैं यहाँ से निकालूँ सी डैश अपॉन सी ओ, सी डैश अपॉन सी ओ की वैल्यू, तो सी डैश की वैल्यू क्या है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन सी ओ की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आप इनके कैलकुलेशन कीजिए, आप पाएंगे एप्सिलॉन नॉट ए डी, एप्सिलॉन नॉट ए और डी ये सब कैंसिल हो गए। क्या बच गया? के बच गया। तो हमने देखा कि अगर प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं उस समय वाली उसकी धारिता और एयर या फ्री स्पेस भरे होने के समय उसकी धारिता, इन दोनों का रेशियो भी के बराबर होता है। इन दोनों का रेशियो भी के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? क्या और भी के बराबर कुछ होता है क्या? हाँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है बेटा, के की वैल्यू होती थी ई ओ अपॉन ई नेट, ये भी के की वैल्यू होती है। अच्छा, अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं। अभी अभी हम सब ने देखा है बिकॉज के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमने अभी भी देखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किसी भी मटेरियल का, ये हमेशा ही 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर बेटा ये 1 से ज़्यादा होता है तो के की जगह पे आप ये वैल्यू लिख दीजिए सी डैश अपॉन सी ओ। सिंबल्स अब आप पहचानते हैं, मैं बार बार नहीं उसका जिक्र करूँगा। के की जगह मैंने लिख दिया सी डैश अपॉन सी ओ इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, सो सी डैश विल बी ग्रेटर देन सी ओ। ये इधर भेज देते हैं तो सी डैश विल बी ग्रेटर देन सी ओ। अब आप क्या समझे इसको देख करके? आप इसको देखकर ये समझे ये उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेट्स के बीच में हमने एयर या फ्री स्पेस भर के रखा हुआ है, और ये उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब उसकी प्लेट्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। अब हमको एक बात समझ में आई कि परावैद्युत पदार्थ भर देने से जो धारिता होती है वो एयर वाली धारिता से ज़्यादा होते हैं। आप देखें ये सिंबल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो आप हमेशा याद रखें, जैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट्स के बीच में आप परावैद्युत पदार्थ को भरते हैं उसकी धारिता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से मुझे बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने से क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के बारे में मुझे बताइए। वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, के गुना घट जाता है। पोटेंशियल का क्या होता है? आंसर है पोटेंशियल, विभव भी घट जाएगा। अब धारिता के बारे में बताइए, तो धारिता बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी? के गुना बढ़ जाएगी। आप देखें यहाँ से आप एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू के सी ज़ीरो। जो धारिता होगी वो वास्तविक ओरिजिनल कैपेसिटेंस से के गुना बढ़ जाएगा। अगर अब मैं एक एग्जांपल लेके इसको बता दूं कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है आपका और उसमें आपने एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका के है 5, तो जैसे ही आप इसको भर देंगे संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने एक ऐसा मटेरियल भर दिया जिसका कैपेसिटेंस है 10, तो अब उसकी धारिता 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आप सब आपके सामने कैलकुलेशन है।
ओके, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स और कैपेसिटेंस को किस तरह से वो अफेक्ट करता है ये भी हमने देखा। आज से हमेशा याद रखेंगे कि अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, धारिता के गुना बढ़ जाएगी और ये धारिता आपकी पहले वाली धारिता से ज़्यादा ही होगी। ओके, तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ बेटा और मैं देखना चाहता हूँ आप सबकी बुक्स में, क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सबकी बुक में एक टेबल बनी होती है डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर के। डाइलेक्ट्रिक्स की दो चीज़ें मुझे देखनी है, उनकी एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं टेबल को कैसे, उसका क्या मीनिंग है उसको समझ लेते हैं ज़रा। ओके ओके, देखिए बेटा यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है आपकी, जिसमें हमने कुछ मटेरियल्स के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। अभी अभी हम इसको स्टडी कर रहे थे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होता है परावैद्युत सामर्थ्य। ये यूनिट इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसे हम हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखें, दोनों में ही डाई इलेक्ट्रिक वर्ड आता है, दोनों में ही डाइलेक्ट्रिक वर्ड आता है, इसलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आप सभी एक बात का याद रखेंगे कि इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम यहाँ पर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक, और एक दूसरा यहाँ पर है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जिसे वो बिना ब्रेक डाउन के सहन कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं, उसे चार्ज देना स्टार्ट करता हूं, उसका पोटेंशियल बढ़ते चला जाता है और उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाता है। जब उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते होते 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पहुंचता है, वोल्ट पर मीटर पहुंचता है, यानी कि 1 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 3 × 10⁶ वोल्ट तक हो जाता है। उस समय एयर में से इलेक्ट्रॉन्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन का इंसुलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, अब एयर में भी करंट का फ्लो हो सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस तक वो मटेरियल, वो मीडियम अपने ब्रेक डाउन को रोक के रखता है। जैसे अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 14, देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर किलो वोल्ट पर मिलीमीटर है। किलो वोल्ट पर मिलीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर इतने किलो वोल्ट। अगर मैं इसको ले लेता हूँ ये माइका, तो 1 मिलीमीटर स्ट्रेंथ पर 12 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट मीन्स 12,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट। अगर मैं अभ्रक को लेता हूँ, माइका को लेता हूँ और माइका की 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के आर पार मैं 12,000 वोल्ट लगा देता हूँ, तो ये उसके लिए लास्ट लिमिट होगी। 12,000 तक वो अपने मॉलिक्यूल्स को टूटने से रोक के रखेगा। जैसे ही हम 12,001 कर देंगे, माइका के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाएंगे मीन्स अब माइका में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेगी, माइका में से होकर के भी वैद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे और मैं बताऊं आपको, आप देखिए ये स्ट्रोंशियम टाइटेनेट का ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 8। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं स्ट्रोंशियम टाइटेनेट की 1 मिलीमीटर लेंथ पर 8000 वोल्ट को अप्लाई कर देता हूँ। स्ट्रोंशियम टाइटेनेट एक मटेरियल है, उसके अगर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर 8000 वोल्ट का विभवांतर में अप्लाई कर दूं तो स्ट्रोंशियम टाइटेनेट के मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और उस समय स्ट्रोंशियम टाइटेनेट से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। कब होगा, 8000 वोल्ट तक वो रोक के रखेगा, टूटने नहीं देगा। जैसे ही 8001 करोगे वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा और स्ट्रोंशियम टाइटेनेट से भी वैद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचिए रबर, क्या कभी भी रबर में आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होते हुए देखा? क्या कभी भी रबर में आपने वैद्युत धारा को प्रवाहित होते हुए, वैद्युत धारा को बहते हुए, करंट को फ्लो होते देखा है? आपने नहीं देखा। लेकिन क्या कभी भी इसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता? आंसर है हो सकता है। कब हो सकता है, कब तक नहीं होगा, कब होना शुरू हो जाएगा? तो रबर में 12000 वोल्ट तक 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, रबर की 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर 12000 वोल्ट तक वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। 12000 वोल्ट तक रबर अपने अणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को टूटने से रोक लेगा, रोक के रखेगा। लेकिन आप 12000 से जैसे ही 12001 करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, अब रबर में से इलेक्ट्रॉन्स का टूटना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद रबर में से करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप कैपेसिटर चार्ज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रबर में चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके मीनिंग है बेटा, ये इसके मतलब होते हैं। बैकेलाइट के लिए 24 है। बैकेलाइट कब तक अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा? जब तक उसके 1 मिलीमीटर में 24000 वोल्ट लग जाता है, तब तक वो अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, रोक के रखेगा। उतनी देर तक अगर आपने बैकेलाइट को भरा हुआ है तो उतनी देर तक आप वो कैपेसिटर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 24001 वोल्ट पहुंचेगा, अब बैकेलाइट से धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कैपेसिटर को चार्ज नहीं दे सकते हैं। तो याद रखें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस तक वो पदार्थ ब्रेक डाउन होने से अपने आप को रोक सकता है, और उससे थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा दिया जाए तो उस पदार्थ का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कैपेसिटर आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप चार्ज उसको नहीं दे सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप याद रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू which that dielectric material can bear up to which the dielectric material can stop its breakdown, its insulation breakdown.
its insulation break down. Okay, so dielectric constant is that maximum value of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है अप टू विच, जिस तक दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन स्टॉप, रोक सकता है इट्स इंसुलेशन ब्रेक डाउन, अपने भंजन को रोक सकता है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा भी आप ज़्यादा कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स का इंसुलेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये पदार्थ आपने किसी कैपेसिटर में भर के रखा है तो उसके बाद आप कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर पाएंगे, चार्ज होना बंद हो जाएगा उसका। तो ये बैकेलाइट अगर भरेंगे तो 24,000 वोल्ट तक आप उसे 1 मिलीमीटर में 24,000 वोल्ट तक आप उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रोंशियम टाइटेनेट भर के रखा है तो 1 मिलीमीटर में 8000 वोल्ट तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई एम टेलिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सो प्लीज राइट डाउन हियर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, दिस इज अ सिंपल रेशियो, अभी अभी हमने पढ़ा है। दिस इज अ सिंपल रेशियो। व्हाट रेशियो? दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ओनली द रेशियो। एक चीज और याद रखिए, दोनों में फर्क मैं आपको समझा रहा हूं। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका यूनिट होता है, इट हैज अ यूनिट, इसका मात्रक होता है। आप देखें हमने इसका मात्रक किलो वोल्ट पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन बिकॉज दिस इज अ प्योर रेशियो सो इट हैज नो एनी यूनिट, इट हैज नो यूनिट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत याद रखना है, क्योंकि दोनों ही वर्ड में डाइलेक्ट्रिक साथ में लगा रहता है, इसलिए बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न उनमें बना रहता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और एक बात, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मैंने बात की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अभी दो चीज़ें बात की कि एक सिंपल सा रेशियो है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। और एक चीज़, ये हमको क्या बताता है, अभी मैंने लिखा हुआ था, ये हमको बताता है कि अगर हम कोई भी मटेरियल प्लेट्स के बीच में भर देते हैं तो धारिता कितने गुना बढ़ जाएगी। जैसे अब इसको समझ लीजिए, अगर आपने किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच पायरेक्स ग्लास को भर दिया, पायरेक्स कांच को भर दिया है, जिसका परावैद्युतांक कितना होता है 5.6 होता है, तो जैसे ही आप संधारित्र के प्लेटों के बीच पायरेक्स कांच को पूरा फुल करके भर देंगे, तुरंत उसकी धारिता पहले की अपेक्षा 5.6 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप रबर भर देंगे उसकी प्लेट्स के बीच में तो अब उसकी धारिता पहले की अपेक्षा 7 गुनी बढ़ जाएगी, 6.9, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, तो उसकी धारिता 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने बैकेलाइट भर दिया है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने स्ट्रोंशियम टाइटेनेट भर दिया है तो धारिता बहुत बढ़ जाएगी, 310 टाइम्स, 310 गुना ज़्यादा चार्ज अब वो अपने अंदर कलेक्ट करेगा, ज़्यादा चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भरने से 80 गुना उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इवन इफ यू फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ वाटर, उस समय 80 गुना धारिता वो बढ़ा सकता है अगर आप पानी भर देंगे तो। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या उसकी प्लेट्स के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं आगे चलने से पहले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग यहाँ पे लिखे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे क्या बताता है कि अगर इस पदार्थ को मैं भर देता हूँ तो धारिता कितने गुना बढ़ा देगा ये। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बताता है हमको
कि 1 मिलीमीटर में अगर आप इतने किलो वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब तक आप उसे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर जरा सा भी वोल्टेज बढ़ा देंगे फिर आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उस मटेरियल से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों का ये मतलब है। लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का यूज़ क्या है। इन दोनों का बेटा यूज़ ये है कि हमें दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको बहुत लालच लगेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, हमें बहुत लालच लगेगा कि लाओ संधारित्र की प्लेटों के बीच हम वाटर भर दें। लेकिन ध्यान से देखिए, आप वाटर भरेंगे तो हमें लालच क्यों लगा? क्योंकि हमने देखा कि वाटर भर देने से कैपेसिटेंस 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 80 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, चार्ज होना ही बंद हो जाएगा उसका, तुरंत ही उस वाटर का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया फिर आप चार्ज नहीं दे सकोगे कैपेसिटर को। तो आपको बहुत लालच लगेगा कि लाओ हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वाटर भर दें तो धारिता 80 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना है, धारिता तो 80 गुना बढ़ जाएगी लेकिन वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वाटर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप चार्ज नहीं दे सकते। तो चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे आप। बात समझ में आई? ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अच्छा होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा। बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए आपको क्या याद रखना है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई। ओके, तभी आप ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो वो छोटे चार्ज देने से ही, थोड़ा सा चार्ज देने से ही उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा मटेरियल का। दूसरी चीज़, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी मोर। तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना है कि एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा होगा। तो एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के लिए वो होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ऊंचा होगा और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, एक तीसरी चीज़ हम और भी उसमें देखते हैं उसके अच्छे होने के लिए। थर्ड जो चीज़ हम देखेंगे वो ये होगा कि उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो हमारे बजट में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने स्ट्रोंशियम टाइटेनेट को देखा 310 गुना बढ़ाएगा और 8 किलो वोल्ट तक वो चार्ज हो जाएगा, अच्छा लगा मुझे, लेकिन हमने देखा कि ये हमें एक नॉर्मल कैपेसिटर बनाने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। तो दो चीज़ें तो आप ये देखना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका बहुत हाई होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसका ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए आपके लिए, उसकी कॉस्ट इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये, इट शुड बी इकोनॉमिकल। बाय कॉस्ट, कीमत इसकी बिल्कुल हमारे बजट में आनी चाहिए। आर्थिक रूप से पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलना चाहिए कि ज़रूरत हमारी छोटे से कैपेसिटर की है, थोड़े से चार्ज की है और वो हमें लाखों में मिल रहा है, तो वो हमारे लिए फिर अच्छा नहीं है।
तो एक बेस्ट डाइलेक्ट्रिक में ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपने देखा ये जो टेबल थी, इस टेबल के माध्यम से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताएगा कि प्लेट्स के बीच में अगर ये मेटल भरेंगे तो धारिता कितने गुनी बढ़ जाएगी, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको ये बताएगा कि अप टू विच स्ट्रेंथ आप चार्ज कर पाएंगे उसको। उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी वोल्टेज हो जाएगा फिर आप चार्ज नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उस मटेरियल का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और दोनों में फ़र्क भी है। कभी कभी एग्जामिनेशन में, एक बार मुझे याद है कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युतांक और परावैद्युत सामर्थ्य में क्या अंतर है, एक बार ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों के डिफरेंस भी क्लियर किए हैं, दोनों के बारे में समझाया भी। बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल कौन सा होगा वो भी हमने लिखाया, और ये जो हमने पढ़ा ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। तो आज हम लोग अपने इस आर्टिकल को इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएंगे हम आपके लिए, लेकिन अगले लेक्चर पर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।